हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये मई मंथ की मैगज़ीन है 2024 की, और मैं मई मंथ की मैगज़ीन स्टार्ट कर रहा हूँ। कोशिश रहेगी कि इसको मैं 8 से 10 दिन में कंप्लीट कर दूँ, और मैं आज आपको पूरा पॉलिटी एंड गवर्नेंस एक ही क्लास में कंप्लीट कराने वाला हूँ। पहला टॉपिक है मास मीडिया एंड इलेक्शन, यानी कि जो इलेक्शन जब हो रहा था अभी प्रोसेस लोकसभा में, जो लोकसभा के जो प्रोसेस हो रहे थे इलेक्शंस के, उस दौरान जब पूरी घटनाएं जो कुछ घटी हैं उसका मास मीडिया से क्या संबंध है। यानी मास मीडिया में यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इन सभी मीडिया से और उन इलेक्शंस के बीच में क्या कोरिलेशंस रहा, क्या मुद्दे रहे, चुनौतियाँ क्या रहीं, आगे की राह क्या हो सकती है, इस पे हम लोग बातचीत करेंगे पहले वाले आर्टिकल में। सुर्खियों में क्यों रहा कि भारतीय जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नैतिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए गाइडलाइंस जारी किए थे। किस चीज़ का? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का। क्योंकि आप जानते होंगे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आज की दुनिया में सूचना का विकेंद्रीकरण करने के लिए, सूचना का विकेंद्रीकरण का सबसे बड़ा स्रोत अगर कोई उदाहरण है तो यही है सोशल मीडिया, जिसने एक आम जन को भी क्या किया है, आवाज़ दिया है। वो अपनी बातों को बेफिक्र होकर के किसी भी प्लेटफॉर्म्स पे, तमाम प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं सोशल मीडिया से, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, तमाम चीज़ें हैं जिस पे आप जो है आसानी से कह सकते हैं। और इन प्लेटफॉर्म्स पे आपको कोई शुल्क वगैरह भी नहीं देना पड़ता अपनी बातों को कहने के लिए, एक आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो जाता है। तो सूचना का विकेंद्रीकरण जो है ना कहीं इसने अनेक प्रकार की चुनौतियों को भी जन्म दिया। जैसे कि फेक न्यूज़ को, एक पहली चीज़ समस्या किसकी है? फेक न्यूज़ की। दूसरी क्या है? भ्रामक कंटेंट से लेकर के तमाम जो है वो अश्लील सामग्रियों का प्रसार, वो भी एक चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे कि गलत सूचनाएं से किसी इलेक्शंस प्रोसेस को या किसी पूरे जो एक परसेप्शन है बनाने का, क्रिएट करने का, और पूरी जो एक धारणा क्रिएट करने का, गलत, झूठी, भ्रामक, इन तमाम चीज़ों की जो है समस्याएं यहाँ पे उभरी। इसी का नैतिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इसी पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जो एक नैतिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए गाइडलाइंस जारी किए थे। आयोग ने कदम क्या बताया था कि जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके द्वारा सोशल मीडिया के दुरुपयोग की घटनाओं को कर रही थी, और इस तरह से इस पर जो है गाइडलाइंस जारी की गई थी। और सोशल मीडिया क्या है? एक मास मीडिया का प्रकार है। तो गाइडलाइंस की जो प्रमुख बातें हैं वो जो कही गई थी वो इम्पॉर्टेंट उतना तो नहीं है, जैसे कि सवाल तो इस पर नहीं पूछेगा, बट इतना जानना है कि जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे झूठी, भ्रामक, अपमानजनक कंटेंट नहीं प्रसार करना है। महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध अगर कोई कंटेंट हो तो उसको भी नई स्थिति में अपडेट करना है, प्रकाशन नहीं करना है। बच्चों के उपयोग बचना है। किसने? जो राजनीतिक प्रचार अभियान, अभी आप जब यूपी के अगर प्रचार अभियानों की बात करेंगे तो यूपी में समाजवादी पार्टी एक पार्टी है जिसमें एक छोटा सा बच्चा जो है वो मुश्किल से बमुश्किल 12 से 15 साल, 10 से 12 साल का होगा। लगातार उसको सोशल मीडिया से लेकर के, न्यूज़ चैनल से लेकर के, अनेक मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उसको बार बार वो लाया जा रहा था। और ये जो बच्चा है वो बजाय स्कूल जाने के वो पॉलिटिकल पार्टीज का कैंपेन करना, तमाम चीज़ों के, ये सब चीज़ों पे वो लग रहा था। तो ये जो उस मुद्दा था, एक गंभीर मुद्दा था कि बच्चों को आपको जो है पॉलिटिकल के जो प्रचार अभियान है उसमें उपयोग नहीं करना है। जानवरों के प्रति हिंसा की घटना या उन्हें चोट पहुंचाने वाले कंटेंट को प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड नहीं करना है। ठीक है। और ये भी ध्यान देना था कि किसी भी जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व हैं या जनप्रतिनिधि हैं या उन प्लेटफॉर्म्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टी सोशल मीडिया पे उनके चरित्र को बदनाम करने का जो है ये प्रयास नहीं होना चाहिए। और फेक वीडियो और ऑडियो को प्रकाशित करने से हमें इसे परहेज करना चाहिए। ये गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी की थी, जो वाजिब भी गाइडलाइंस है और ये ज़रूरी भी है। और जिम्मेदारियां भी तय की गई थी। जैसे गाइडलाइंस जारी होने के साथ साथ क्या होती है कि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको चुनाव की जो नोटिफिकेशन जारी होना है उसके 3 घंटे के भीतर जितने आपके पास फर्जी और भ्रामक कंटेंट हैं उनको हटाना है। और जो भी जिम्मेदार सदस्य होंगे इसके लिए, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आप हैंडल करते हैं, जो लोग होते हैं हैंडल करते हैं, जैसे कि जब मैं काम करता था उसमें न्यूज़ में, तो उस वक्त दौरान भी बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं आज भी जो हैं वो कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल्स हैं और तमाम जो फेसबुक पेज हैं वगैरह जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसको हैंडल करते हैं, कई सारे एमपीज़ के। तो वो लोग क्या है कि उनको जिम्मेदारी बताई गई थी कि आपको एक चेतावनी देनी है
और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी गैर सूचना कानूनी और फेक यूज़र अकाउंट की रिपोर्टिंग करनी है। ये बातें यहाँ पे की गई थी, ठीक है। और जो अगर कोई मतलब सूचना प्रौद्योगिकी जो रूल है उसके अनुसार अगर देखना कि कोई मुद्दा सुलझ नहीं रहा है, अनसुलझे मुद्दे हैं, तो उसको आपको क्या करना, अपीली समिति के खिलाफ जो है ये कदम उठाना पड़ेगा। तो ये बातें यहाँ पे की गई थी। मास मीडिया क्या होती है, जैसे मास मीडिया की जब बात आती है तो मास मीडिया होती क्या है। जैसे अब यूपीएससी मेंस में सवाल बन जाए तो उसको आप एक छोटा सा आपका इंट्रो होना चाहिए ना कि मास मीडिया क्या होती है। तो मास मीडिया संचार का जो अलग अलग चैनल्स हैं ना, उसको आपको ये रेफरेंस करता है कि संचार के यानी कि जो कम्युनिकेशंस के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे ये चैनल्स क्या करते हैं कि सूचना और मनोरंजन से जुड़ी जो सामग्रियाँ उसका प्रसार क्या करते हैं, दर्शकों तक करते हैं। जैसे कि मास मीडिया में कौन सा आएगा, प्रिंट मीडिया, ठीक है। प्रिंट मीडिया बताया मैंने, इसमें समाचार पत्रिकाएं, पुस्तक, मैगजीन वगैरह जितने सब है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें कि टीवी, फिल्में, रेडियो और डिजिटल मीडिया, जैसे कि डिजिटल मीडिया में इंटरनेट और सोशल मीडिया वगैरह चीज़ आ गई, ठीक है। तो आज मैंने जैसे मेरी पढ़ाई भी मास्टर्स से हुई है। मास्टर्स जो हुआ वो आपका मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में हुआ। तो उसमें आप जाओगे पढ़ोगे ना मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म, या फिर अभी आप किसी सेक्टर में काम करोगे मीडिया वाले में, तो मीडिया के सेक्टर में आप देखना उसमें अभी जो है डिजिटल मीडिया पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि इसका प्रेजेंस और इसका जो ऑडियंस का जो आपका रेंज है ना वो काफ़ी बढ़ा जा रहा है। बिगर प्लेटफॉर्म्स हो रहे हैं बजाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज कब होगा, जैसे कोई व्यक्ति घर आया, अपने घर आने के बाद फ्री होगा, टीवी चालू करेगा, समाचार देख लेगा। वो भी समाचार क्या है, उसके पास तमाम विकल्प हैं। आज 500 से अधिक समाचार चैनल्स हैं, तो वो मुख्य जो है हर चैनल पे करीब अगर मैं एवरेज एक रिसर्च की बात करूँ तो वो 15 से 20 मिनट बिताता है। उसके बाद वो चैनल चेंज कर देता है जहाँ प्रचार आएगा। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो वो एक पिकअप टाइम है। जैसे कि टेलीविज़न पे न्यूज़ चैनल्स पे 7 से लेकर के 10 तक का जो समय होता है, 7 PM से लेकर के 10 PM तक का, ये चैनल जो होते हैं ये प्राइम टाइम के होते हैं। और प्राइम टाइम में 9 से 10 होता है। तो ये टाइम जो होता है ना, इसी दौरान अधिकतर जो आपका मध्यम वर्गीय, चाहे जितने भी आपके ग्रामीण क्षेत्र के हों या शहरी क्षेत्र के हों, अधिकतर लोग जो हैं वो इसी टाइम समाचार देखते हैं। तो ये क्या होता है, एक टाइम हो गया। बट सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का प्रेजेंस इसलिए अच्छा है क्योंकि आप मोबाइल आपके पास हर टाइम रहती है, आपके पास इंटरनेट का विकल्प हर समय है, और इस वक्त इससे कारण क्या है कि आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में तमाम प्रकार के प्लेटफॉर्म्स पे नोटिफिकेशन आते रहते हैं। और दिन भर में आप चाहें तो एवरेज टाइम अगर मैं बात करूं तो पर व्यक्ति 2 आवर्स स्पेंड करता है किस पे, डिजिटल मीडिया पे। यूपीएससी 2023 के पेपर में मोबाइल फ़ोन पे जो लत था, इसी पे एक सवाल GS1 ने पूछा हुआ था। इस डेटा को आप वहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, ये चीज़ें। तो अभी आप समझो कि जो मास मीडिया है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, यानी कि पूरा जो आपका मीडिया सेक्टर। लोकतंत्र के 3 स्तंभ कौन से हैं, विधायिका, संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और एक तीसरा चौथा जो है वो कौन सा है, वो आपका मीडिया है, वो चौथा स्तंभ माना जाता है। संविधान का जो अनुच्छेद 19(1) है, ए है उसका क्लॉज, उस बताता है कि नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के तहत ही प्रेस को भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो चुनावी प्रक्रिया में मास मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है, ये मेंस में सवाल बन सकता है, सीधे बन सकता है कि चुनाव की जो प्रोसेस होती है, इलेक्शन का प्रोसेस, उसमें मास मीडिया की क्या भूमिका है। तो पहला आपका पॉइंट लिखना है कि चुनाव के महत्व पे बल की बात यही देता है ना, मतदाताओं की पसंद क्या है, सूचना प्राप्त करने की आवश्यकता या मतदाताओं का मौलिक अधिकार क्या है, ये सब चीज़ों की बात करता है। नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करता है, आम जन में ट्रस्ट बिल्डअप करता है, कौन, मीडिया, ठीक है, चुनाव के महत्व पे बल देता है। दूसरा क्या है कि चुनावी अभियान से जुड़ी सूचनाओं का प्रसार करता है, बड़े पैमाने पे जो है इसको प्रसार करता है, किसके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े प्लेटफॉर्म्स पे इसका प्रचार प्रसार होता रहता है। मतदाता व्यवहार को प्रभावित करना, मेरा एक आर्टिकल है, आप पढ़ना, मतदाता बिहार में, जो बिहार BPSC दे रहे होंगे उनके लिए मैं शेयर भी कर दूंगा। बिहार में पंचायत चुनाव हुए थे, तो पंचायत चुनाव के दौरान मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि किस प्रकार से जो वोटिंग बिहेवियर है, इसको बोलते हैं वोटिंग बिहेवियर, तो वोटिंग बिहेवियर किस तरह से चेंज हुआ लोगों का, और क्या मतलब हर इलेक्शंस में वोटिंग बिहेवियर होता है कि जो मतदाता वोट देने जा रहा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वोट देते समय, वोट से पहले उसके दिमाग में क्या चल रहा है, विमर्श क्या है, राजनीतिक विमर्श क्या है, उसके मुद्दे क्या हैं, ठीक है, किन किन मुद्दों पे वो वोट डालेगा। वोट डालने के बाद वो सांसद या जो प्रतिनिधि या जो भी जनप्रतिनिधि है जिसको वोट दिया उससे वो की क्या अपेक्षाएं हैं,
और कितना वो ट्रस्ट मतलब उसका ट्रस्ट कितना है मतदाता पे, मतदाता नहीं उम्मीदवार पे, ठीक है, मतदाताओं का उम्मीदवार पे कितना ट्रस्ट है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं मतदाता व्यवहार में आती हैं। जैसे कि चुनाव प्रति जागरूकता भी कितनी है, वोट अधिकार, ये सब तमाम चीज़ के महत्व क्या हैं, नागरिकों का मतलब कर्तव्य क्या है वोट के बारे में, सब चीज़ होता है यह मतदाता व्यवहार में शामिल होता है। मैंने इस पर एक आर्टिकल लिखा था, बिहार के मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो आर्टिकल, जागरण के लिए था, ठीक है। अभी आता है कि नागरिकों की सार्वजनिक छवि को आकार देना। देखिए जो उम्मीदवारों की सार्वजनिक छवि को, जैसे कि जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है उसकी जो छवि है उसका शेप क्या कौन देगा, उसके शेप देते हैं मीडिया। कैसे? जैसे कि अगर कोई पार्टी है वो क्या करती है, अपने चुनाव प्रबंधन के लिए, चुनाव प्रचार के लिए एक बहुत बड़े अमाउंट खर्च करती है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास हम PR एजेंसीज थी और मैंने अभी इलेक्शंस के लिए बहुत सारे MPs के लिए मैंने काम किया था, हम लोग की जो पूरी टीम है वो। तो उसमें होता क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे जो होते हैं ना कि वो MP एक एक आपके इलेक्शन कैंपेन के लिए 70 लाख 80 लाख रुपए का एक PR कंटेंट मैनेज करते हैं, वो PR मैनेजमेंट के लिए हायर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपके बारे में परसेप्शन क्या बन रहा है मतदाताओं के बीच में। जैसे आपने 5 साल घुमा ही नहीं और चुनाव में आप चाहते हो कि हमें जो है वोट मिले, तो साल भर पहले से सब लोग तैयारी करने लगते हैं। भारत में तो यही स्थिति है वास्तविक तौर पे। तो तैयारी करते हैं तो फिर वही उद्घाटन होगा, उद्घाटन समारोह में नेताजी यहाँ गए, इनके यहाँ गए, इनके मृत्यु भोज में गए, इनके यहाँ शादी विवाह में गए, इस तरह के तमाम चीज़ें जो हैं वो एक शेप देने का, यानी जनता से जुड़ने का जो है माध्यम। जैसे सभी नेता लगाते हैं फ़ोटो सोशल मीडिया पे, क्यों लगाते हैं? अभी राहुल गांधी जो हैं यूट्यूब पे आप देखो उनके चैनल पे, तो आप देखो कि हमेशा जो है वो आम जन से जो संवाद कर रहे हैं, जनता से जुड़ रहे हैं, उनकी वीडियोस को वो शेयर करते हैं। वो क्या शेयर करते हैं, क्यों शेयर करते हैं, आपने कभी समझा? क्योंकि वो जनता से कनेक्ट होगा, शो करेगा, सिंपैथी करेगा, उनके बारे में कि आपकी क्या राय है, इस विचार को भी वह प्रभावित वीडियोज़ करते हैं। तो ये बातें हैं कि उम्मीदवारों की सार्वजनिक छवि को आकार देता है, ठीक है। इससे लोगों पर प्रभाव पड़ता है, प्रभावी संदेश भी देता है और नीतिगत चर्चा को सुविधाजनक बनाता है। जैसे जो भी नीतिगत कमियां हैं उसको उजागर करेगा, जनता की जो समस्याएं हैं राजनेताओं को, उसकी अपेक्षाओं क्या हैं उससे अवगत कराएगा, और मतलब इस तरह की एक कहें तो 2 वे कम्युनिकेशन का जो है ये माध्यम है। जैसे जनता से जनप्रतिनिधि के बीच में और जनप्रतिनिधि से जनता के बीच में। तो इसको आप जब लिखोगे मेंस में तो ऐसे लिखना, जैसे नीतिगत सुविधा को, ये नीतिगत चर्चा को सुविधाजनक बनाता है। फिर उसके आगे आप चाहो तो यहाँ लिखो जनप्रतिनिधि, ठीक, और यहाँ लिखो जनता, फिर यहाँ लिखो जनता और यहाँ जनप्रतिनिधि। ये इसको इस तरह से लिख के ऊपर लिख देना 2 वे कम्युनिकेशन, मतलब एक तरफा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, 2 तरफ से संवाद हो रहे हैं, जनप्रतिनिधि से जनता के बीच में और जनता से जनप्रतिनिधि के बीच में। ये सुविधा कौन दे रहा है? ये मीडिया दे रहा है। तो चुनाव पे इसका प्रभाव बढ़ेगा। ये क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन हो गया है, और अच्छा वर्ड भी जनप्रतिनिधि और जनता, ठीक है। तो इस तरह से प्रेजेंटेशन जब आप बनाओगे ना, खुद से जब चीज़ों को सोचोगे कि कैसे लिखना होता है मेंस में, तो उस तरह से क्या होगा कि आपको नंबर गेन होते हैं, ठीक है। अभी होता है कि चुनौतियाँ क्या हैं, जैसे चुनाव प्रक्रिया के समक्ष जो मास मीडिया है उसके द्वारा चुनौतियाँ क्या हैं। तो बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं। जो सकारात्मक जो प्रभाव होता है मीडिया का, उसके अलावा नकारात्मक बहुत सारी चुनौतियाँ, जैसे कि निष्पक्ष होकर जब मीडिया काम नहीं करते। भारत की जब प्रेस रिपोर्ट की जो आप रैंकिंग देखो विश्व प्रेस फ्रीडम में, तो 169 शायद रैंकिंग है, क्या 159 या 169 होगा मे बी, या 168 या 169 जैसे कुछ है, आप देख लेना इसको। तो वो निष्पक्ष होकर जब काम नहीं करता ना विश्व प्रेस जो स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें, तो उसके आप स्थिति देखो भारत की, क्या है, निष्पक्ष है मीडिया? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो स्वतंत्र जब होकर के काम नहीं करेगा, उसका निष्पक्षता जब नहीं होगी, रिपोर्टिंग क्या होगा, सेलेक्टिव होगा और पक्षपातपूर्ण होगा, तो फिर क्या होगा, एक नेगेटिव धारणा वो होती है किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में। तो उस जो मीडिया की रिपोर्टिंग होती है ना, उसको मीडिया गेट कीपिंग बोलते हैं। गेट कीपिंग इन द सेंस कि वो टर्म ही यूज इसलिए होता है कि आप एक तरह से रक्षक के तौर पे, दारवान के तौर पे काम कर रहे हो। आपको जो है, जो वास्तविकता है ज्यों का त्यों, न्यूज़ को बोलते हैं ना, कि न्यूज़ को बोलते हैं कि आपको न्यूज़ दिखाना है, व्यूज़ नहीं दिखाना है। ये मतलब जब आप पढ़ोगे मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म, तो उसमें ये एक बहुत बड़ा बात होती है ना, इस पर एक विमर्श चलता है, मतलब एक उस पर एक पूरी, आप चाहो तो एक PhD कर सकते हो इस चीज़ पे, कि न्यूज़ नहीं, आपको न्यूज़ दिखाना है, आपको व्यूज़ नहीं दिखाने हैं। भारत की मीडिया क्या है, व्यूज़ दिखाती है, व्यूज़। इसीलिए आप बोलते हो कि मतलब आपके ये सबके मन में आप जानते हो कि मीडिया निष्पक्ष नहीं है। न्यूज़ दिखाना अलग चीज़ है। जैसे न्यूज़ क्या है, जैसे मान लो कि प्रधानमंत्री ने एक पुल का उद्घाटन किया,
ठीक है, पुल का उद्घाटन किया, एक न्यूज़ है। अब व्यूज़ क्या है, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, ये न्यूज़ है और इतना पे इसको समाप्त हो जाना चाहिए। बाकी अब देश में तो अनेक खबरें हैं ना, लेकिन भारतीय मीडिया क्या करती है, व्यूज़ कैसे दिखा दिया। आप देखो, ये न्यूज़ था, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री के अब उस दौरान जो संबोधन होगा उस व्यूज़ को दिखाएगी, और इसी व्यूज़ पे जो है 2 घंटे का डिबेट हो जाएगा, जिसमें डिबेट में कौन बैठेंगे, ना तो पुल के कोई विशेषज्ञ बैठे, ना तो फिर उस नीतिगत चर्चा के लिए कोई जो पुल बनाया है, जो मंत्रालय से मान लो सड़क मंत्रालय बनाया, तो सड़क मंत्रालय कोई IAS अधिकारी बैठा, ना उसका कोई मतलब नीतिगत या पॉलिसी डेवलपमेंट का कोई जो है व्यक्ति बैठा कौन, भाजपा का प्रवक्ता, कांग्रेस का प्रवक्ता, 2-4 जो राजनीतिक विश्लेषक होंगे, जो कि पूरे वो मतलब सत्ता पार्टी से संबंधित होंगे, और एक एंकर होगा, चिल्लाकर 2 घंटे तक तुमने ये किया, हमने ये किया, हमने तो किया, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो ये न्यूज़ था छोटा सा कि उद्घाटन किया PM ने, बट व्यूज़ ने इसको पूरा दिन भर का चर्चा का विषय बना दिया। तो यही होता है कि आपको न्यूज़ दिखाने हैं, व्यूज़ नहीं दिखाने हैं, ठीक है। तो इस टर्म को भी आप चाहो तो चुनौती के रूप में या आगे की राह में लिख सकते हो, इस पर अभी हम बात करेंगे उस पर। तो अभी क्या है कि इससे जो है कि चयनात्मक जब पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग होगी तो दिक्कत होगा, संप्रभुता के लिए खतरा होता है। जैसे कभी बार क्या होता है कि देश के अंदर या बाहर कोई व्यक्ति जो है विशेष दल का उम्मीदवार को निशाना बनाता है, तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकता है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे USA का जो राष्ट्रपति का पद का चुनाव हुआ, तो इसमें आरोप भी लगाया था कि रूस ने नतीजों में हेरफेर के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया था, जिसमें कि आपका जो है ये फेसबुक के डेटा का जो है वो इस्तेमाल किया गया था। बहुत बवाल बचा था, बहुत ज़्यादा बवाल बचा था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब आता है गलत सूचना, जो सोशल मीडिया वो गलत सूचना फैलाकर मतदाताओं में हेरफेर करके कंटेंट की फैक्ट्री बन चुका है, और ये क्या करता है कि मतदाता व्यवहार को प्रभावित करता है। जैसे कि अभी AI जनरेटेड डीप फेक PM ने भी बताया, PM ने भी, जो हमारे प्रधानमंत्री ने भी डीप फेक को बहुत बड़ी चुनौती बताई थी, और कई सारे डीप फेक वीडियोज़ ऐसे होते हैं वो वायरल होते हैं, वो कि चरित्र हनन से लेकर के तमाम जो है भ्रामक जानकारियों, गलत सूचनाओं का प्रसार करने के काम आ रहे हैं। तो ये एक चुनाव की पवित्रता पे सवाल खड़ा कर दे रहे हैं। एक तरह से सनसनीखेज बनाना किसी भी चीज़ को, वायरल कंटेंट को, एल्गोरिदम ऐसा है ही सोशल मीडिया का एल्गोरिदम की जो वायरल कंटेंट है उसको बढ़ा चढ़ा के देता है और राजनीतिक नैरेटिव को बहुत तेज़ी से स्थापित करता है। ऑनलाइन इको चेम्बर, अब सोशल मीडिया क्या है कि एक ऐसा इको चेम्बर बना सकता है जिसके साथ व्यक्ति क्या है कि उन्हीं दृष्टिकोणों, विचारों के संपर्क में आता है जिसको उससे विचारों से मेल खाते हैं। इस शब्द का अर्थ बताऊँ आपको, जैसे मान लो आप जो है कांग्रेस के सपोर्टर हो, मान लो आप कांग्रेस के सपोर्टर हो और मैं BJP का सपोर्टर हूँ, ठीक है, और मैंने कांग्रेस का संबंधित जो है 1-2 चीज़ें वीडियोस मैंने राहुल गांधी को सर्च करके देखी। अब क्या होगा, आपके ऊपर यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसे वीडियोस आएंगे जो सिर्फ कांग्रेस या राहुल गांधी या उन पार्टी से संबंधित लोगों ने शेयर किए हों, या फिर उनसे संबंधित कंटेंट हो जिसमें कि भाजपा का, नरेंद्र मोदी जी का, तमाम लोगों का मजाक बनाया जा रहा है, जोक्स वीडियोस होंगे, मीम्स होंगे, या फिर जो कांग्रेस की संबंधित जो भी पार्टीज होंगी जो वीडियो डालेंगे वो हमको शो करेगा, फीड में आपके शो करेगा यूट्यूब के। ठीक इसी तरह से BJP वाला हूँ तो मेरे को वही BJP वाली चीज़ें, कांग्रेस की मजाक बनाना, मीम वीडियोस तमाम से लेकर के जो सब चीज़ें होती हैं वो सब शो होती हैं। यानी जो चीज़ आप मतलब पसंद करते हो, जो आपका एक धारणा है, ठीक वही चीज़ें आपको जो है सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स के माध्यम पे उन्हीं दृष्टिकोणों और विचारों से संपर्क में आप बराबर बने रहते हो। ये ऐसा सोशल मीडिया का एल्गोरिदम ही है जो आपको ऐसा कराती है, ठीक। तो ये भी एक चीज़ है। ये क्या, एक ऑनलाइन इको चेम्बर बन गया, यानी आपके पसंद के लोग जो हैं वो इस तरह के इस प्लेटफॉर्म्स पे मौजूद हैं। अब उन्हीं में से आपका चुनाव है कि जैसे कि आपने जिस चीज़ को सर्च किया वो चीज़ क्या है आपके ऊपर सोच, जैसे कि आपने शूज सर्च किया, जूता आपने एक बार गूगल पर सर्च किया, आप देखना कभी भी प्रचार आएगा वो आपको शूज हर जगह दिखेगा। जैसे आपने कोई ऐप खोला, प्रचार में शूज दिख गया, यूट्यूब खोला, प्रचार में शूज दिख गया, यूट्यूब ने शॉर्ट्स फीड को खोला, आपको प्रचार दिख गया, या शूज़ के ही आपको वीडियोस दिख गए। तो ये क्या है, एक इको चेम्बर बन जाता है ऑनलाइन। ये एक समस्या है। आदर्श आचार संहिता से समझौता भी होती है। कई बार जो है वो निजता संबंधी चिंताएं भी होती हैं और मतदाता की जो वस्तुनिष्ठ राय है उसके लिए भी एक खतरा हो चुका है। कैम्ब्रिज एनालिटिका का जो है यही एक डेटा था, जैसे कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने ही जो है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भी इंटरफेयर किया था और भारत के चुनाव में भी जो है कई बार क्या हुआ था कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने जो है काम पर रखा था और इसने डेटा को हेरफेर किया था, जो कि एक तरह से निजता के लिए भी जो है दिक्कत है और ये हमारे समझ चुनौतियां हैं। ऐसे में भारतीय चुनाव में
मास मीडिया का जो प्रतिकूल प्रभाव है उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। तो भारतीय प्रेस परिषद की सलाह मानने के लिए इन्हें प्रेरित करना चाहिए। हम इस पे वास्तुनिष्ठ रिपोर्टिंग करना है, कोई भी घृणा और भड़काऊ वाले रिपोर्ट्स को प्रकाशित नहीं करने हैं, और जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनको जो है ये इन निर्देशों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश देना चाहिए। स्वैच्छिक आचार संहिता का प्रभावी कार्यान्वयन हो किस पे, मास मीडिया के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए। बेहतर सोशल मीडिया निगरानी की स्थापना करना चाहिए, जो विभिन्न हितधारक है उसके बीच में। अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों को बढ़ावा देना चाहिए और डेटा सुरक्षा फ्रेमवर्क को मजबूत करना चाहिए ताकि जो है ये सारी समस्याएं ना हो पाएँ। ठीक, तो ये आपने देख लिया। अभी आप देखो तो एक चीज़ और भी है, सरकारी मीडिया पे जो राजनीतिक दलों का समय आवंटन बड़ा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, जो पॉलिटिकल पार्टी है ना उसको सामूहिक रूप से यानी कि सबको कलेक्टिव रूप से, जो दूरदर्शन है वो सरकारी है, उसके राष्ट्रीय चैनल पे कम से कम 10 घंटे और इसके जो रीजनल चैनल उस पर कम से कम 15 घंटे का प्रसारण का समय मिलता है सबको। ठीक, तो अभी आप समझो कि जो राज्य स्तरीय दल होते हैं ना उनको सामूहिक रूप से जो क्षेत्रीय दूरदर्शन चैनल होगा, आकाशवाणी रेडियो स्टेशन होगा, उस पर कम से कम 30 घंटे का प्रसारण, मतलब उनका आप प्रचार कर सकते हो, अपनी बातों को रख सकते हो, ये समय मिलता है। ठीक है, अब ये चीज़ आपने देख लिया। अच्छा, इसके अलावा आप एक कंटेंट और भी है कि चुनाव में सोशल मीडिया की भूमिका, इस सवाल ये भी बन सकता है। तो सोशल मीडिया जो है वो कम्युनिकेशन के सेक्टर में मतलब प्रसार से जितना उसका प्रसार, जैसे सोशल मीडिया का, अगर सोशल मीडिया का अब सोचो कि इम्पोर्टेंस इतना है कि अगर सोशल मीडिया ना होती तो मणिपुर में जो वो रेप की घटनाएं हुई थी जो हिंसा के दौरान पिछले साल, वो घटना पता नहीं चलती, क्योंकि भारत की मीडिया ने किसी भी, जो कोई भी मीडिया थे पूरे अखबार से लेकर के, मैं किसी भी मीडिया को बात करता हूँ, किसी ने भी उस चीज़ को कवर नहीं किया। किसी एक व्यक्ति ने वीडियो बना दिया और वो वीडियो बना करके उसने अपने प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया और वीडियो वायरल हो गई, तो मालूम चला कि यहाँ एक घटना हुई थी। तो सोशल मीडिया का ये प्रभाव है, यानी दायरा कितना बड़ा है। आप चाहो तो वीडियोज़ अपलोड आपके सोशल मीडिया पे अपलोड होती हैं, कुछ रसिया में देखी जाएंगी, कुछ यूएई में देखी जाएंगी, कुछ भारत में ही अनेक अनेक हिस्सों पे जो है देखी जाएंगी। जैसे यूट्यूब चैनल ये चल रहा है, इस चैनल पे बहुत सारे देश के विभिन्न विभिन्न एरिया से लोग जुड़े हुए हैं, और ये क्या, इसका प्रसार क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा है, गति काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, तो वैश्विक दर्शकों तक पहुँच जो है सोशल मीडिया की वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और इसने राजनीतिक बड़ा बदलाव किया है। जो कि पॉलिटिकल पार्टी अपने मैसेज को देना चाहती है एक प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे अगर कोई एक बात लिख देती है, वो चीज़ें घंटों में ही वायरल हो जाती हैं, मिनटों में वायरल हो जाती हैं, यानी बड़े लोगों तक उस चीज़ को वो मैसेज पहुंच जा रहा है जो कहना चाह रहा है। पहले ये चीज़ें नहीं थी, तो ये चीज़ें हैं। तो इसके लिए अभी फ्रेमवर्क क्या है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है, और डेटा का जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम बनाए गए हैं। ये क्या है, इसको रेगुलेट करते हैं। चुनाव में सोशल मीडिया का लाभ क्या है कि जनता और राजनेताओं के बीच में सीधा संबंध है, समावेशी राजनीति के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है, पॉलिटिकल स्पेस और उसका पॉलिटिकल जो स्पेस है, यानी जो भी राजनीतिक जो दल हैं वो क्या कर सकते हैं, इस पर निःशुल्क जो है वो अपना चुनावी प्रचार कर सकते हैं। जैसे कोई एक पार्टी का नेता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूँ पूर्णिया जो लोकसभा क्षेत्र थी वो पूरे देश में चर्चा का केंद्र क्यों बनी। वहाँ एक एमपी हैं इंडिपेंडेंट पप्पू यादव, वो व्यक्ति जो है उसने सबसे अच्छा, अगर कोई मैं कहूँ कि उदाहरण की सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके जिसने जो अपने चुनावी कैंपेन को पूरा बनाया हो तो पप्पू यादव है। उसने डिजिटल स्पेस का बहुत अच्छा से स्पेस यूज किया था, क्योंकि आप देखो उस वक्त चुनाव में उसने अपने मतलब जो भी टीम्स थी उस टीम वर्क के द्वारा उसने क्या किया था कि सोशल मीडिया पर जो है अपना प्रचार प्रसार को टोटल बहुत बेहतरीन तरीके से रखा। बार बार जो डिजिटल प्लेटफॉर्म से न्यूज के उन पे जो है अपने प्रचार को लिए अपने मतलब जो भी पैसे से हो जाए, जैसे पैसे से सब कुछ होता है, तो उस तरह से उसने अपने प्रचार को किया। एक एग्जाम्पल के तौर पे, केस स्टडी के तौर पे उसको आप लिख सकते हो, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, लिखा जा सकता है कि बहुत सारे सांसद जैसे कि रविंदर सिंह भाटी निर्दलीय है, युवा नेता है, ये भी लड़का जो है वो क्या किया कि प्रचार प्रसार जो है उसने सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया था। तो पॉलिटिकल जो स्पेस है उसका लोकतंत्र का बिना पैसे का भी आप यूज कर सकते हो। जैसे कोई व्यक्ति है, नेता है, निर्दलीय है, वो लड़ना चाहता है चुनाव, विरोध कर सकता है किसी पार्टी का, किसी भी नीतियों का, वो उसके लिए पैसा थोड़ी लगेगा। तो ये भी है। और माइक्रो टारगेटिंग भी जो है ये एक चीज़ है कि आप मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से विशिष्ट आबादी तक ये संदेश पहुंचा सकते हो। जैसे कोई ट्विटर है, ट्विटर पे जब आप बूस्ट करते हो किसी भी पोस्ट को तो उस पर एक ऑप्शन आता है कि कितने लोगों तक इसको पहुंचाना है, तो आप सिलेक्ट करते हो कि हमें इसको कम से कम 10,000 लोगों तक पहुंचाना है।
फिर पूछता किस कम्युनिटी को पहुंचाना है, यानी कि 14+, 45+, 18+ या 25+ ऐसे लोगों तक। तो आप टारगेट करते हो कि नहीं 18+ से लेकर के 60+ तक का। फिर इसके बाद पूछेगा किस रीजन में, भारत के किस क्षेत्र में, किन समुदायों में इस तरह से सवाल, मतलब तमाम फिल्टरेशन आते हैं और इस तरह से चाहें तो माइक्रो टारगेटिंग आप कर सकते हो। तो चुनाव में सोशल मीडिया का ये उपयोग है। इस पर मैंने काफ़ी डिटेल से बता दिया। उम्मीद है कि इस पर कुछ आपको मतलब सभी चीज़ें समझ आ गई, कुछ भी छूटा नहीं होगा। ठीक इसी तरह से आते हैं हम लोग दूसरा आर्टिकल, इंटरनेट शटडाउन की बात आती है। तो एक्सेस नाउ की एक रिपोर्ट थी। इस एक्सेस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में 116 बार इंटरनेट शटडाउन की घटना दर्ज की गई, जो लगातार छठे साल दुनिया में सबसे अधिक है। तो इंटरनेट शटडाउन होता क्या है, तो इसको आप थोड़ा सा एक लाइन में समझ लो कि इंटरनेट शटडाउन का मतलब है कि किसी विशिष्ट आबादी स्थान या इंटरनेट एक्सेस के लिए जो इंटरनेट सेवाएं उसमें जानबूझकर व्यवधान किया गया हो। ठीक है, तो ये मतलब है कि अब इंटरनेट शटडाउन होगा तो लोग वेबसाइट तक उसकी पहुंच नहीं होगी, कोई भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, ऑनलाइन संदेश नहीं जा पाएगा, सेवाएं बंद हो जाएंगी, सारी चीज़ें। तो इससे एक बहुत बड़ा समस्या भी होती है, आर्थिक हानि भी होती है, बात करेंगे उस पर। तो 2023 में देखें तो वैश्विक स्तर पर इंटरनेट शटडाउन की जो संख्या है वो 41% बढ़ी है, 243 हो गई हैं। और इंटरनेट शटडाउन के लिए हम बात करेंगे कि इस पर प्रावधान क्या है, किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्याएँ की हैं, कोर्ट ने क्या इस पर बोला है। तो बात आती है कि इंटरनेट शटडाउन होता ही क्यों है। पहले तो कारण समझ लो ना, कारण जरूरी है। तो पहला कारण है नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, नागरिकों की सुरक्षा के लिए कश्मीर में इंटरनेट बंद किया गया था। ये कुछ एग्जाम्पल है, और ये नागरिक सुरक्षा के लिए इंटरनेट शटडाउन हो जाता है। कई बार हिंसाग्रस्त जो इलाके होते हैं वहाँ पर भी इंटरनेट शटडाउन होता है, ताकि ऑनलाइन भ्रामक गलत जानकारियाँ, अफवाह से लेकर के तमाम जो वीडियोज़ हैं हिंसा की, वो चीज़ें न शेयर हो, इसलिए इंटरनेट शटडाउन करते हैं। सामाजिक अशांति को बढ़ने से रोकने के लिए, जैसे कि अभी आप 2018 में भीमा कोरेगांव में जो युद्ध का जश्न मनाया जा रहा था, उस दौरान कोल्हापुर में इंटरनेट में सेवाएं बंद कर दी गई थी। धोखाधड़ी को रोकने के लिए कई बार क्या हुआ था कि जो 2021 में जो सीटेट होता है, सीटेट के पेपर रोकने के लिए राजस्थान में इंटरनेट शटडाउन किया गया था कि ताकि ध्यानदेही न हो पाए। जो पब्लिक सिक्योरिटी है, जो पब्लिक ऑर्डर है, उस सिक्योरिटी है, सुरक्षा और लोक व्यवस्था, उसके लिए, जैसे मणिपुर में निर्याती हिंसा चल रही है तो उसको रोकने के लिए इंटरनेट शटडाउन किया गया। तो ये कारण है इंटरनेट शटडाउन के लिए, इसको आप ऑनलाइन में नोट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी इसमें देखना बहुत सारी इसमें बातें निकल कर आएंगी। तो इंटरनेट शटडाउन के लिए प्रावधान क्या है, इंटरनेट शटडाउन का प्रभाव क्या पड़ सकता है, इसकी चुनौतियां मतलब और आगे क्या है, राह क्या हो सकती है, इन बातों पे हम लोग बात करेंगे। तो इंटरनेट शटडाउन के लिए प्रावधान ये है कि वर्तमान में इंटरनेट शटडाउन से जो दूरसंचार सेवाओं उसका निलंबन भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत होता है। ठीक है, और ये इसके लिए नियम बनाए गए हैं, दूरसंचार सेवाओं का अस्थायी निलंबन नियम 2017। अब क्या होता है कि ये जो नियम है, एक रीजन में एक क्षेत्र होगा, उसमें पब्लिक इमरजेंसी जब लगेगी उसी के बेसिस पे 15 दिनों तक जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है उसको अस्थायी तरीके से बंद करने की अनुमति दे देते हैं। ठीक है, जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं उसके अस्थायी निलंबन का जो आदेश है वो केवल संघ या राज्य गृह सचिव जो होगा वही जारी करेगा। प्रीलिम्स के लिए फैक्ट को ध्यान देना, कौन जारी करेगा, संघ या राज्य का जो गृह सचिव होगा, नहीं यूनियन का, स्टेट का जो भी गृह सचिव होगा वो जारी करता है। ठीक है, अब 2017 में जो नियम बनाया गया था उसके तहत बताया गया कि जो केंद्रीय स्तर पे जो कैबिनेट सचिव होगा और राज्य स्तर पे मुख्य सचिव, उसकी एक अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समीक्षा समिति होगी, 3 सदस्य की, और इसकी आदेशों की समीक्षा करेगी जो इंटरनेट शटडाउन को ऑर्डर करते हैं। ठीक है, ये बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा भसीन, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी, अनुराधा भसीन बनाम भारत संघवाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वाला निर्णय याद कर लेना, अनुराधा भसीन बनाम भारत संघवाद। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि जो इंटरनेट पर वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको भी संविधान के आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए का एक अभिन्न अंग है, इसलिए स्वतंत्रता पर कोई भी जो प्रतिबंध होगा वो 19 क्लॉज 2 जो है उसके प्रावधानों से मेल खाना चाहिए। यानी 19 क्लॉज 2 क्या कहता है कि जो स्वतंत्रता के जो अधिकार दिए गए हैं व्यक्ति की जो तब जो स्वतंत्रताएं हैं वो उस पर युक्त प्रतिबंध लगाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जब इस पर एक अभिन्न अंग है क्या, जो इंटरनेट पे वाक और अभिव्यक्ति, किस आर्टिकल का 19 क्लॉज 1 ए का, तो उसी
का जो ये क्लॉज है वो जब आप रोक लगाते हैं आप, तो 19(2) क्लॉज के उसके प्रावधान जो है ना, यानी कि किस तरह से युक्ति किन किन मामलों पर लगाया जाता है, उससे मैच खाना चाहिए, मेल खाना चाहिए, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने नियम दिया था कि जो 2017 में नियम बनाए गए हैं, तो उन इंटरनेट सेवाओं को आप अनिश्चित काल के लिए बंद नहीं कर सकते, निलंबित नहीं कर सकते। उसका निलंबन केवल अल्पकालीन अवधि के लिए हो सकता है, छोटे समय के लिए हो सकता है। और आपको अनुपातिकता का सिद्धांत, रेशनलिटी का सिद्धांत आपको फॉलो करना है, यानी जितना ज़रूरत हो उतना ही निलंबन हो, अनुपात को बनाए रखें। इसी को बोलते हैं अनुपातिकता का सिद्धांत, यानी जितनी ज़रूरत हो उतना ही शट डाउन हो। ये नहीं कि मतलब आप अस्थायी तौर पे मान लीजिए कि आपको ज़रूरत है बनारस में आपको शट डाउन करने की, आप भदोही से लेकर चंदौली से लेकर गाजीपुर से और सब बंद किए हुए हो, और वो भी कई दिनों के लिए, तो उतना भी नहीं करना, ठीक है। और साथ साथ क्या है कि जो आदेश होगा कोई भी इंटरनेट शटडाउन को निलंबित करने वाला, वो न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा, ठीक। ये चीज़ को ध्यान देना प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी। अब बात आती है कि इंटरनेट शटडाउन का प्रभाव मेंस में पूछ सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आर्थिक नुकसान। भारत में इंटरनेट शटडाउन के कारण जनवरी से लेकर के जून तक मात्र 6 महीने में ही विदेशी निवेश में $118 मिलियन का नुकसान हो गया। बताओ कितना बड़ा रकम है ये, कि $118 मिलियन का नुकसान हम लोग इंटरनेट शटडाउन करके पाए हुए हैं, ठीक। और इंटरनेट के शटडाउन के परिणाम स्वरूप 369 लोग बेरोजगार हो जाते हैं एक दिन में। कैसे? अब स्विगी है, जोमेटो है, टोमेटो है, तमाम चीज़ें जो चलती हैं, अब ये कैसे चलती हैं? सब इंटरनेट से चलती हैं। फ्लिपकार्ट से लेकर के सारी सेवाएं जो हैं, गिग वर्कर्स जो हैं अधिकतर वो इंटरनेट पे चलती हैं। आपके जितने ऑफिस जितने अभी सभी चीज़ें चल रही हैं, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, सारी सेवाएं बंद हो जाती हैं। अभी एक दिन जो है, परसों की बात है, इंटरनेट वो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में थोड़ी सी तकनीकी खराबी आई थी, क्या वायरस, एंटीवायरस जो था वो वायरस का रूप से पकड़ लिया था। तो पूरे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ वाले, यानी पूरी न्यूज़ चैनल के प्रसारण से लेकर के विमानन सेक्टर के लेकर के तमाम जो बैंकिंग सेवाएं हैं, सब कुछ पूरे वैश्विक तौर पे प्रभावित हो चुकी थी। तो एक प्रभाव कितना अधिक प्रभाव डालता है ये आप तो समझ सकते हो। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। इंटरनेट शटडाउन क्या है? सूचना तक पहुँच को बाधित करता है। डिजिटल जो स्वतंत्रता है और मौलिक मानवाधिकार उसको भी ये सीमित करता है। असमानता को प्रसार करता है। कहीं ना कहीं जो वंचित समुदाय होंगे उनको असंगत तरीके से ये प्रभावित करता है। आर्थिक असमानताओं को बढ़ाता भी है और न्यायसंगत डिजिटलीकरण की दिशा में जो प्रयास हो रहे हैं उसको कमज़ोर करता है। आपदा प्रबंधन को भी जो है ये कहीं ना कहीं ये जो है प्रभावित करता है, ठीक। अभी एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि म्यांमार में शटडाउन की स्थिति है। अप्रैल में जो चक्रवात मोचा आया था, तो इंटरनेट का जो शटडाउन की स्थिति थी, न तो आप चेतावनी दे पाए, न तो आप उसको राहत बचाव कार्यों में तकनीक का इस्तेमाल कर पाए। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं जो होती हैं वो प्रभावित होती हैं। विरोध और हिंसा वगैरह जो है वो इंटरनेट और शटडाउन क्या करता है कि लोगों को दुनिया से अलग करता है। तो इससे क्या होगा, लोगों में संदेह की भावना होती है, निराशा की भावना होती है, बदले लेने की भावना होती है। तो ये एक कहीं ना कहीं एक प्रकार से विरोध और हिंसा को ही एक तरह से जन्म देता है और मानवाधिकारों का हनन तो होता ही है, ठीक। तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए? तो हमें संसद और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर जो संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशें थीं उस पर एक नज़र डालनी है। जैसे कि समिति ने पब्लिक इमरजेंसी और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े जो मानदंड थे उसको डिफाइन करने की बात की थी, सिफारिश की थी। अभी तक जो है परिभाषित इसको नहीं किया गया कि सार्वजनिक सुरक्षा या पब्लिक इमरजेंसी होता क्या है। इसको डिफाइन जब तक आप नहीं करोगे तो आप मनमाना करोगे। तो ये चीज़ें हैं। साथ साथ हमें क्या करना चाहिए कि इंटरनेट शटडाउन के जो मूल्यांकन है उसके लिए हमें एक तंत्र बनाना है, एक इंस्टीट्यूशंस को मेंटेन करना है। गृह मंत्रालय के साथ मिलकर दूरसंचार विभाग को इंटरनेट शटडाउन को हटाने के लिए नियम बनाना चाहिए, स्पष्ट नियम हो। दूरसंचार को विभाग को जनता को कम से कम असुविधा पहुंचानी चाहिए और ऐसी तो है OTT सेवाओं पर जो है मतलब चयनित रूप से प्रतिबंध बनाने की एक नीति बनाना चाहिए, ठीक है। साथ साथ क्या करना चाहिए कि हमें जो है कि दूरसंचार विभाग और गृह मंत्रालय को जो इंटरनेट शटडाउन है ना उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, पब्लिक जो इमरजेंसी हो रही है उस पर कैसे निपटना है, उसके लिए एक हमें इफेक्टिव स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। जो सरकार है उसको इंटरनेट यूजर को स्पष्ट तौर पे इंटरनेट पर किसी भी प्रकार के रोक, बैन या सेवाओं में जो है वो प्रतिबंध बदलाव करने के जो है उससे पहले बताना चाहिए। और उसकी यथास्थिति क्या है शटडाउन की, यानी वास्तविक तौर पे कब तक रहेगा और कितने देर तक रहेगा, क्या है उसकी स्थिति है, उसके बारे में लोगों को अपडेट देना चाहिए। ये सारे आगे की राह है। तो दूसरा वाला आर्टिकल कंप्लीट हो गया। तीसरा आर्टिकल की तरफ आते हैं हम लोग
कि अन्य पिछड़ा वर्गों की सूची, अदर बैकवर्ड क्लासेस लिस्ट, सुर्खियों में क्यों रहा? क्योंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसने 102वां संविधान संशोधन के तहत जो शक्तियाँ मिली उसका प्रयोग करते हुए ओबीसी जो है उनकी राज्य सूची की समीक्षा कर रहा है। तो बात आती है कौन समीक्षा कर रहा है, तो एनसीबीसी। कौन एनसीबीसी है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। क्या कर रहा है? तो राज्य की जो सूची है ओबीसी की, उनकी समीक्षा कर रहा है। किस शक्तियों के तहत? तो आर्टिकल 102 के तहत उनको शक्तियाँ उसको मिली हुई हैं। ठीक है। एनसीबीसी के अनुसार ये देखा गया है कि कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में ओबीसी की जो सूचियां हैं उसमें ऐसे कम्युनिटीज़ की उपस्थिति है जो ओबीसी की सूची में शामिल किए जाने के पात्र भी नहीं हैं। तो इसके अलावा आयोग ने जो केंद्रीय ओबीसी सूची उसमें विभिन्न जातियों समुदायों को शामिल करने के लिए पश्चिम बंगाल के अनुरोध को खारिज भी कर दिया है। ठीक है। एनसीबीसी जो है वो केरल, उड़ीसा, बिहार, एमपी नहीं, मतलब वही महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में जो ओबीसी सूची उनकी समीक्षा करने की योजना ये बना रहा है। और इसका मतलब उद्देश्य यही है कि 50% की ऊपरी आरक्षण की 50% की जो सीमा है आरक्षण की, उसके लिए ऊपरी सीमा के भीतर ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित हो सके। और सबसे बड़ी बात है कि वास्तविक लोगों तक आरक्षण का लाभ पहुँचे। कुछ ऐसे भी कम्युनिटीज़ हैं राज्यों की सूचियों में जो कि वास्तविक तौर पे ओबीसी में शामिल किए जाने के पात्र भी नहीं हैं। तो ओबीसीज और ओबीसी की सूचियों के बारे में बात करते हैं तो ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेंस के हिसाब से तो है ही, और आपको ये जानना भी जरूरी है। तो भारतीय संविधान में ओबीसी की कोई मानक परिभाषा नहीं है। प्रीलिम्स में यही पूछ सकता है, कभी बार करता है कि ये चीज़ें स्पष्ट यूपीएससी के क्वेश्चंस के फॉर्मेट में ये देखे गए होंगे, आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया होगा तो ये स्पष्ट तरीके से बताया जाता है उसमें कि कई बार क्या है कि यूपीएससी पूछता है कि ये इनके संविधान में डिफाइन किया गया, जैसे कि पूछेगा कि अवशिष्ट शक्तियों पे जो कानून बनाने की शक्ति राज्य संघ सरकारों को है, इसके बारे में संविधान में प्रावधान किया गया है, या फिर मतलब संविधान के जो प्रावधान है ना उसके बारे में ये परिभाषित किया गया है। इन सभी चीज़ों को यूपीएससी फोकस करता है। तो आपको ध्यान देना है कि ओबीसी की कोई भी मानक परिभाषा संविधान में नहीं है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनको समानता ओबीसी के रूप में हम जानते हैं। ठीक है। तो ओबीसी की सूची क्या है कि वर्तमान में प्रत्येक राज्य के लिए ओबीसी की 2 सूची होती है, जानना जरूरी है। पहला सूची केंद्रीय स्तर पे होती है, जिसका निर्माण कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। किस लिए? केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लेने के लिए। दूसरी सूची राज्य स्तर पे होती है, जिसका निर्माण कौन करता है? राज्य सरकार की जो है योजनाओं का लाभ करने के लिए राज्य सरकार करती है। जो केंद्रीय सूची होती है ना, उसका आर्टिकल समझो आप, संविधान का अनुच्छेद 342A क्लॉज 1। कौन सा? 342A क्लॉज 1, ये है आपका केंद्रीय सूची, जिसके तहत राष्ट्रपति को, ध्यान देना किसको? राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल के परामर्श से या किसी विशेष राज्य या यूटी के संबंध में ओबीसी की केंद्रीय सूची को निर्दिष्ट करने के लिए अधिकृत करता है। शब्द पे ध्यान देना, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। संविधान का जो आर्टिकल 342A क्लॉज 1 है वो क्या बोलता है कि राष्ट्रपति को, बीच में किसी का रिंग आ गया था, तो वो जो संविधान की जो सूची है 342A क्लॉज 1 का, वो क्या करती है? राष्ट्रपति को किस लिए? राज्यपाल के परामर्श से, ध्यान देना, किसी भी स्टेट के राज्यपाल के परामर्श से या किसी विशेष राज्य या यूटीज़ के संबंध में जो ओबीसी की सूची है ना, उसको केंद्रीय सूची को निर्दिष्ट करने के लिए उसको क्या करती है? अधिकृत करती है, ऑथराइज करती है। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ध्यान देना इसमें, ठीक ना, सवाल पूछ सकता है। अच्छा, कोई संशोधन जब होगा ओबीसी की केंद्रीय सूची में तो कौन करेगा? केवल संसद कर सकता है, राज्य या राज्य के विधायिका नहीं कर सकते हैं। ये बातें किस में की गई हैं? आर्टिकल 242A क्लॉज 1 में कहा गया। ठीक है। अब आती है राज्य सूची, उसमें अनुच्छेद 342 का जो A क्लॉज 3 है, ध्यान देना, 342 का जो A क्लॉज 342A का क्लॉज 3 है, वो बताती है कि प्रत्येक राज्य या यूटी को अपने उद्देश्यों के लिए जो सोशल इकोनॉमी बैकवर्ड क्लासेस है उसकी प्रविष्टियों की सूची बनानी है और उन्हें बदलाव करने का ये अधिकार देता है। और ये सूची क्या होगी? केंद्रीय सूची से अलग हो सकती है, ये इसमें बताया गया है। ठीक है। तो कौन सा क्लॉज है? ध्यान देना, 342A क्लॉज 3 है और ये A क्लॉज 1 है। ठीक है। तो ये राष्ट्रपति को केंद्रीय सूची के लिए अधिकृत करता है और ये क्लॉज 3 जो है वो क्या करती है? किसी भी स्टेट या यूटीज़ को अपने जो सोशल इकोनॉमी बैकवर्ड क्लासेस होंगे
उनकी सूची बनाने के लिए और बदलाव करने के लिए ऑथराइज करती है, अलग अधिकार देती है, और ये सूची केंद्रीय सूची से अलग भी हो सकती है। ओबीसी के लिए आरक्षण, तो जो संविधान का अनुच्छेद 15 और 16 है उसमें शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और लोक नियोजन में ओबीसी के लिए आरक्षण की बात की गई है। किसमें? सरकारी नौकरी वगैरह में आदि के लिए। ठीक है, तो अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं उसमें आप देखो तो स्पेसिफिकली तो आर्टिकल जो 15 का क्लॉज 4 है, कौन से पद का बात कर रहा हूँ मैं? 15वां जो आर्टिकल है उसका क्लॉज 4 क्या बोलता है कि जो इसको प्रथम संविधान संशोधन, फर्स्ट जो संविधान संशोधन था 1951, इसको जोड़ा गया था। कौन सा? 15वां जो आर्टिकल उसका क्लॉज 4 वो बोलता है कि राज्य के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में विभिन्न जातियों समुदायों हेतु जो कुछ निश्चित अनुपात में जो क्या करना है उनके लोगों के लिए स्थानों को निर्धारित करना है, और इसमें सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग होंगे, एससीज होंगी, अनुसूचित जाति होंगी, और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए विशेष प्रावधान करना है। ठीक है, और ये जो क्लास है वो आपका पहले संविधान संशोधन 1951 के जो द्वारा जुड़ा गया था। इसी का क्लॉज जो 15(5) बोलता है, इसको 93वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसको आपको पढ़ना चाहिए। तो किसी भी इसमें बताया गया कि किसी भी जो शैक्षणिक संस्थान होगा उसमें सरकारी या गैर सरकारी कोई भी, उसमें क्या करना है? पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करना है। कौन सा आर्टिकल बोलता है? 15(5) बोलता है। इसमें अपवाद क्या है? अपवाद यह है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान नहीं होंगे और निजी शिक्षण संस्थान नहीं होंगे। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी 2008 में इसको वैध ठहराया था। किस मामले में? अशोक कुमार बनाम भारत संघवाद में। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब बात आती है 16वें आर्टिकल। 16वें वाले आर्टिकल में जो है वो क्या बातें की गई हैं? तो 16वें वाले आर्टिकल में ये किया गया है कि जो राज्य है ना, स्टेट को, यार क्या हो जाता है इसमें, पेन कहाँ गायब हो जाती है, हाँ, स्टेट जो है उसको एक पावर दिया गया है कि वह पिछड़े हुए जो नागरिक होंगे उनके किसी, कौन सा आर्टिकल में? 16 क्लॉज 4, इसमें भी 16 क्लॉज 4 में बताया गया है कि जो स्टेट को यह पावर है, राज्य को, कि वह पिछड़े हुए नागरिकों के किसी भी वर्ग के पक्ष में, जो भी पिछड़ा हुआ है, बैकवर्ड क्लास, ठीक है, बैकवर्ड क्लास, उसके वर्ग के पक्ष में उसके प्रतिनिधित्व को राज्य की राय में हमें क्या करना है? राज्य के अधीन सेवा में अगर प्राप्त नहीं है तो उसके नियुक्तियों के लिए आरक्षण के पदों का उपबंध करेगा। ठीक है, शर्त क्या है? वह पिछड़ा हुआ वर्ग हो, ठीक, और राज्य के अधीन सेवा में उसका प्रतिनिधित्व जो है वो प्राप्त नहीं हो। ठीक, इसी तरह से आर्टिकल 16 क्लॉज 5 जो है वो लिखा है कि अनुच्छेद की कोई भी बात जो होगी किसी भी धार्मिक सांप्रदायिक संस्था में क्या करना है कि जो किसी भी पदाधिकारी होगा उसको नियुक्ति के संदर्भ में क्या करना है? किसी भी व्यक्ति को वरीयता देने से रोकना नहीं है। ठीक, तो आर्टिकल 16(4), आर्टिकल 16(5) और 15(4) और 15(5) मैंने बता दिया आपको। तो ये स्पेशल है, जिसमें नहीं दिया है आप पढ़ोगे लक्ष्मीकांत को, या फिर अगर किसी स्पेशल से बेयर एक्ट को पढ़ा करो, बेयर एक्ट, इसमें सब चीज़ें जो है वो आपको वास्तविक तौर पे मिल जाती हैं कि संविधान में जो शब्द लिखा गया वो लिखा क्या गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इसमें यहाँ पे बताया गया था, तो यहाँ नहीं दिया हुआ तो मैंने उसको आपको ऐड ऑन कर दिया। तो अभी इन्हीं के थ्रू जो है ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान है। कौन सा? आर्टिकल 15, 16 क्लॉज 4 और 5, और 16 का भी 4, 5 और 15 का भी 4, 5। तो 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को मानते हुए भारत सरकार ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों और केंद्र सरकार के सेवाओं में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान लागू किया। ठीक है, मंडल आयोग की सिफारिशों पे। अभी जो है इसी पे बीपीएससी का एक सवाल, अभी बिहार टीचर का पेपर हो रहा था, उसमें पूछा था कि जो मंडल आयोग के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, सवाल पूछा हुआ था, सवाल सॉल्व करना आप लोग तो थोड़ा इसको आना भी चाहिए। ठीक, तो अभी परसों 3 दिन पहले का पेपर हुआ ये। 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के लिए आरक्षण को बरकरार रखा। ठीक है, और इसी समय ध्यान देना, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के आरक्षण को बरकरार रखा 1992 में, और शीर्ष न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने यहीं पे क्रीमी लेयर की अवधारणा दिया। क्रीमी लेयर का, अब क्रीमी लेयर क्या है? तो जो क्रीमी लेयर उन लोगों का वर्णन होता है ओबीसी में जो क्या है, आर्थिक रूप से सक्षम है और अग्रणी है। मतलब ओबीसी वर्गों में ही जो आर्थिक रूप से सक्षम, जैसे आईएएस पीसीएस हो गए या फिर कोई अधिकारी जज हो गया, ये सब तमाम जो लोग हैं ये लोग आरक्षण का लाभ न लें, इन लोगों को जो है आरक्षण देने से वंचित कर दिया गया। ठीक है, तो ये बात है। इसका निर्धारण कैसे होगा? तो माता पिता की जो है पद के आधार पर होगा। ध्यान देना आय और पद,
परिवार का आय कितना है और माता पिता का पद क्या है, उसी के आधार पर ये निर्धारित है। पद शब्द पे ध्यान देना, आय तो है, माता पिता का पद, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो चीज़ों को गौर करना सीखो कि कहाँ से सवाल फंस सकता है। ठीक, ओबीसी की उन्नति के लिए गठित आयोग, इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी 340 जो आर्टिकल है उसके तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, कौन, राष्ट्रपति, ध्यान देना, प्रेसिडेंट सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति कर सकता है और साथ ही उसमें सुझाव लाने के लिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ सिफारिशें कर सकता है राज्यों द्वारा। ठीक है, तो सरकार ने ओबीसी की जो वास्तविक स्थिति उसकी जाँच के लिए 1953 में कौन सा आयोग, काका कालेलकर आयोग, काका कालेलकर आयोग का बना था 1953 में, सन ध्यान देना और आयोग का नाम भी ध्यान देना, और 1979 में मंडल आयोग का गठन किया गया था। काका कालेलकर आयोग की सिफारिशों को जो है कभी लागू नहीं किया गया। और 2017 में प्रेसिडेंट ने ही आर्टिकल 340 का इस्तेमाल किया और ओबीसी जाति समूह के उपवर्गीकरण की जांच करने के लिए न्यायमूर्ति जो थी, जज थी, वो रोहिणी की अध्यक्षता में रोहिणी आयोग का गठन किया गया, रोहिणी आयोग का। इसका उद्देश्य भी क्या था कि ओबीसी के बीच में जो आरक्षण है वो लाभों का, वो हमें अधिक तरीके से, न्यायसंगत तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन को सुनिश्चित करना है। रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया आयोग ने, अभी तक लागू नहीं किया गया है। ठीक है, तो एनसीबीसी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से सवाल पूछा जा सकता है। तो ये क्या है, संवैधानिक निकाय है, पहली बात ध्यान देना, एनसीबीसी संवैधानिक निकाय है। ठीक, इसको सांविधिक मत लगा के आना या फिर वैधानिक मत लगा के चले आना। ठीक है, शब्दों में गौर करना, संवैधानिक निकाय है। एनसीबीसी को जो है आर्टिकल 338 बी के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया, 338 बी, कौन सा, 338 बी। ठीक है, ये आर्टिकल जो है 2018 में 102 में संविधान संशोधन के माध्यम से सम्मिलित किया गया था। कौन सा, 338 बी की संविधान संशोधन से, तो 102 में संविधान संशोधन से। ठीक है, अब अनुच्छेद 338 बी जो से संघ और प्रत्येक राज्य सरकार के लिए ओबीसी के अधिकारों को प्रभावित करने वाले जो सभी पॉलिसी वाले मामले होते हैं, नीतिगत मामले होते हैं, उस पर एनसीबीसी को परामर्श करने का प्रावधान देता है। ठीक है, सबके लिए कौन करेगा, किससे करेगा, एनसीबीसी से। कौन करेगा, संघ और राज्य सरकार करेंगे। किस लिए, ओबीसी के अधिकारों को प्रभावित करने वाले जो भी पॉलिसी वाले निर्णय होंगे उनसे आपको सलाह करके ही करने हैं। ठीक है, अब आयोग के में स्ट्रक्चर में बात करूँ तो एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं। कौन नियुक्त करता है, प्रेसिडेंट नियुक्त करता है। सेवा शर्तें कौन तय करता है, प्रेसिडेंट ही तय करता है। और सभी के पास सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होती हैं। कर्तव्य क्या है, तो पिछड़े वर्गों के रक्षा उपायों के लिए जांच करना, निगरानी करना है। पिछड़े वर्गों द्वारा जो अधिकारों से वंचित होने के संबंध में जो शिकायतें उसकी जांच करनी है। ओबीसी के आर्थिक सामाजिक आधार पर विकास पर ध्यान देना, उसकी प्रगति का मूल्यांकन करना है। ओबीसी की उन्नति के संबंध में ऐसे कार्य करना जो राष्ट्रपति नियम बनाए। और पिछड़े वर्गों के रक्षा उपायों के लागू करने के संबंध में राष्ट्रपति के वार्षिक रूप से रिपोर्ट देना है, प्रस्तुत करना है और उसे सिफारिशें करनी है। तो ये एनसीबीसी के कर्तव्य हो गए। तो इस तरह से आपका पूरा पॉलिटी का सभी आर्टिकल्स कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं न्यूज इन शॉर्ट्स पे, यानी एक दिन में एक पूरे यूनिट को ख़त्म कराने का प्रयास रहेगा। भरसक मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन में एक यूनिट खत्म हो, तो 8-10 दिन में पूरी मैगजीन खत्म हो जाएगी। और मेरा पूरा ये प्रयास है कि इस महीने की मैगजीन को मैं टाइम से ख़त्म करके जून वाली मैगजीन 1 अगस्त को आएगी, 1 अगस्त से मैं जून की मैगजीन को स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, तो प्रयास रहेगा जल्दी से हो जाने का, बाकी देखते हैं। तो अब आता है न्यूज इन शॉर्ट्स में संविधान का जो अनुच्छेद 339 बी है, 339 बी है, और निजी संपत्ति, यानी कि जो 39 बी जो थी ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी कई बार खबरों में रही, सुर्खियों में रही चुनाव के दौरान ये काफ़ी खबरों में रही थी। तो इसलिए जो है ये क्या है कि 39 बी जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये कई बार जो है कि इस पर विवाद भी हो जाता है। तो विवाद की स्थितियाँ थी। तो सुप्रीम कोर्ट के मामले पर सुनवाई चल रही है कि क्या निजी संपत्तियों को संविधान के अनुच्छेद 39 बी के तहत समुदाय का भौतिक संसाधन माना जा सकता है। यानी किसी निजी संपत्ति है तो आर्टिकल 39 बी जो है ये क्या है, आपका डीपीएसपी है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक अधिकार तो है नहीं तो कैंसिल हो जाता तुरंत फटाक से। तो डीपीएसपी है, तो उसके तहत क्या जो समुदाय है उसका भौतिक संसाधन उसको माना जा सकता है। तो ये आर्टिकल 39 बी में कहा गया है कि राज्य अपनी नीति का यानी पॉलिसी का विशेष रूप से ऐसा उसको संचालन करना है कि जो समुदाय का भौतिक संसाधन है उसका स्वामित्व और उसका कंट्रोल ऐसे बटा हो जिससे सामूहिक हित की सर्वोत्तम पूर्ति होती हो। ध्यान देना, सामूहिक हित सबकी और सबकी सर्वोत्तम पूर्ति हो। यहाँ तो सीधे उल्टी स्थिति है, अमीर अमीर है, एक ही लोगों का कब्जा है,
और कांग्रेस इस बात को लगातार उठा रही है कि समुदाय भारत की जो आर्थिक संकेंद्रीकरण हुआ है, आर्थिक जो संकेंद्रण हुआ है उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी और अन्य जो वाम दल है वो उठा रहे हैं इस बात को लेकर के, एक विमर्श चल भी रहा है। जैसे कि कई बार, जैसे कि अडानी पोर्ट्स हुए, अडानी ग्रीन एनर्जी सेक्टर, अडानी का जो है सीमेंट से लेकर के मतलब एयरपोर्ट, रेस्तरां से लेकर तमाम चीज़ें, इसी में रिलायंस, तो जो एक अभी खास एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें बताया गया था कि जो भारत का धन का संकेंद्रण है वो 1% लोगों के पास 73% का लगभग जो है, 75% का जो संकेंद्रण है, जो अमीर लोग हैं। तो ये संकेंद्रण जो है वो क्या, इसी पे बात, इसी से ये विमर्श ये भी जोड़ सकते हैं आप कि क्या समुदाय का जो भौतिक संसाधन है उसको निजी संपत्ति को माना जा सकता है। इस पर सुनवाई चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है मिनर्वा मिल्स मामले में अपने जो निर्णय दिया गया कि जो संविधान का अनुच्छेद 1C है उसकी भी लीगल सेंसिटिविटी पर जो है विचार करेगा। ठीक है, तो अभी आप जान लो आर्टिकल पर 39 के 39 और 39B के बारे में। तो 39 का जो आर्टिकल है राज्य को वो क्या बताता है, जैसे आप पढ़े रहोगे तो 39A कहता है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका का पर्याप्त साधन पाने का अधिकार, 39A बोलता है। 39 जो B बोलता है वो बोलता है कि समुदाय के जो भौतिक संसाधन है उसका उचित वितरण और स्वामित्व। D कहता है कि जो उत्पादन के साधन होंगे, साधन किसके, उत्पादन के, उसका क्या करना है, विकेंद्रीकरण। घ कहता है स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, यानी कि मतलब ABCD। और ई कहता है कि पुरुष और स्त्री के जो कर्मकार, मतलब कर्मकार यानी काम करने वाले जो होंगे, उनके स्वास्थ्य, हेल्थ और शक्ति का, बच्चों की जो सुकुमार अवस्था है उसका दुरुपयोग न होना पड़े, और ऐसी स्थिति न हो कि नागरिकों को ऐसे रोजगार में जाना पड़े जो उनके की सामर्थ्य और शक्ति और आयु के अनुकूल न हो। फिर इसी तरह से F बोलता है कि बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य के विकास हेतु जो है सुविधाएं दी जाएं। ठीक है, ये और क्या करना पड़े, बच्चों को और अल्प व्यय जो व्यक्ति होंगे उनके शोषण से और आर्थिक नैतिक परित्याग से रक्षा करना। इसको 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, किसको, आर्टिकल ई को, मैंने क्लॉज ई को। तो इस तरह से आर्टिकल 39 का जो है ये पूरा यह प्रावधान है। आर्टिकल 39 का ABCDE 5 ये क्लॉज हैं। ठीक है, तो B बोलता है ना, ये B मैंने आपने पढ़ा है। तो इसी तरह से अनुच्छेद 31C और 29B 39C जो है उसके तहत कानून अगर दें तो देखा गया है कि जो राज्य है वो लोकहित की पूर्ति के लिए निजी सहित समुदाय के भौतिक संसाधनों को अपने नियंत्रण में लेने का अधिकार देता है। कौन, 39B 39C। कैसे 39C बताया ना कि 39C कहता है कि उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण हो। ठीक है, और 39B आपने पढ़ा कि संसाधनों का उचित वितरण हो। तो 39C के अनुसार राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित करेगा कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के साधनों का जो है संकेंद्रण न हो, यानी कि उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण हो। ठीक है, मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, मिनर्वा मिल्स 1980 में हुआ था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक पुनर्वलोकन यानी जो समीक्षा की शक्ति है उसको सीमित करने वाले जो 42वां संविधान था उसके 2 प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया गया था। ठीक है, तो कौन कौन से प्रावधान थे, तो संविधान में किए गए किसी भी संशोधन को न्यायालय में किसी प्रकार प्रसंगत नहीं किया जाएगा, यानी प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, इसको कैंसिल कर दिया। और राज्य की नीति तत्वों को व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी, इनको भी कैंसिल कर दिया 1980 में। तो 2 जो ये प्रावधान थे 42वें संविधान संशोधन में, मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैंसिल किया था कि नहीं, आपको मौलिक अधिकारों की तुलना में DPSP को प्रायोरिटी नहीं देनी है। ठीक है, ये बात है। अब आता है आर्टिकल 229B। इसको आप प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ध्यान देना और सब याद करते रहना भाई, मैं बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा कई बार पढ़ोगे ना तभी याद होगा। ठीक, तो अनुच्छेद 339B कहता है कि हाल ही में निर्वाचन आयोग ने एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 329B का उपयोग किया। कौन सा, 329B का कौन किया उपयोग, सुप्रीम कोर्ट ने। और निर्वाचन आयोग ने, सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ, निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट में जो है संविधान के अनुच्छेद 329 का प्रयोग किया। और आयोग ने जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें न्यायिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए इस आर्टिकल का सहारा ले लिया। किसने लिया, निर्वाचन आयोग ने लिया। किस लिए लिया, तो जो मतदान प्रक्रिया उसमें न्यायिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए लिया। बात आती है कि आर्टिकल 339B होता क्या है। तो संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन के लिए जो कोई निर्वाचन होगा
कोई निर्वाचन ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जाएगा कि ऐसे प्राधिकारी के समक्ष तरीके से प्रस्तुत की गई हो जिसका समुचित विधायिका द्वारा बनाई गई विधि या उसके अधीन उपबंध किया गया हो। ठीक है, पहली बात आप समझो, थोड़ा सा मैं आसान तरीके से बता दूं कि जो भारत का संविधान जो है ना वो 324 से लेकर के जो इलेक्शन कमीशन है 329 तक जो है निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। आपको इस भाग में तो आपका जो ध्यान देना है 15वें भाग में, संविधान के 15वें भाग में निर्वाचन संबंधी बातें की गई हैं 324 से 329 तक। उसी में 329 बी का जो बी क्लॉज है वो बोलता है कि संसद का जो प्रत्येक सदन होगा या राज्य विधानमंडल का कोई सदन होगा उसके लिए कोई निर्वाचन ऐसी निर्वाचन अर्जी पर प्रश्नगत करेगा जिसे प्राधिकारी के समक्ष उसी तरीके से प्रस्तुत की गई हो जिस तरह से विधि के अधीन बताया गया, यानी नियम के अनुसार बताया गया है। ठीक है, तो पोन्नुस्वामी बनाम रिटर्निंग ऑफिसर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जब नोटिफाई कर दिया जाता है उसके बाद कोर्ट निर्वाचन प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सही बात भी है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला भी था 1992 में कि भारत का जब निर्वाचन आयोग कोई जब निर्वाचन यानी आयोग जो है चुनाव का जो नोटिफिकेशन जारी कर देता है, नोटिफाई कर देता है, अधिसूचित कर दिया है, तो फिर कोर्ट निर्वाचन की प्रोसेस में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 80 भी बोलती है कि चुनाव याचिका दायर किए बिना किसी चुनाव की वैधता को चुनौती या उस पर सवाल उठाया नहीं जा सकता। ठीक है, ये ध्यान को आपको देना है। चुनाव याचिकाएं क्या होती हैं कि राज्य के उच्च न्यायालय में दायर की जाती हैं और ऐसी याचिकाओं पे हाई कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार होता है। ध्यान देना, इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, कॉपी में नोट कर लेना, कॉपी में नोट कर लो इसको। मैं इसे बोल रहा हूँ बार बार, ये सवाल पूछ सकता है। क्यों पूछ सकता है? क्योंकि अभी मैं हफ्ते भर पहले ललितेश मणि त्रिपाठी एक नेता हैं, शायद भदोही के हैं, और वो उन्होंने भाजपा के सांसद जो वहाँ से जीते उनके खिलाफ जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील किया हुआ है उनके सांसदी के कैंसिलेशन के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान देना, क्यों इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील किया है, मेरे मन में भी सवाल उठा कि आखिर ये सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए। तो ध्यान देना कि जो चुनाव याचिकाएं होती हैं उस राज्य के उच्च न्यायालय में जो दायर की जाती हैं, ऐसी याचिकाओं पे उच्च न्यायालय का क्या होता है, मूल क्षेत्राधिकार होता है। इससे जुड़ी जो अपील होगी वो सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाएगी। यानी कि ध्यान देना, अपीली अधिकार किसका है, सुप्रीम कोर्ट का है। मूल जो क्षेत्राधिकार किसका है, वो हाई कोर्ट का है चुनाव याचिकाओं के संबंध में। इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे नोट किया हुआ इसीलिए आई, नोट कर लो आप कॉपी में। जो चुनाव याचिकाएं होती हैं वो हाई कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार होता है और सर्वोच्च न्यायालय में वो अपील क्षेत्राधिकार में आता है, यानी अपील के तौर पर सर्वोच्च न्यायालय आ सकते हैं। मूल क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट का होगा। ठीक है, अब आती है कि चुनाव याचिका होती है वो किसी उम्मीदवार या चुनाव संबंधी जो किसी निर्वाचक द्वारा व्यक्तिगत रूप से दायर की जाती है। निर्वाचक मतलब कि जो चुनाव में मतदान करने का अधिकार था, मतलब उसी व्यक्ति से निर्वाचक वही होगा जो कि चुनाव में मतदान करने का हकदार था। ठीक है, उसी से चुनाव याचिका उसको बोल लेते हैं। फॉर्म 16C बहुत इंपॉर्टेंट है, 16C बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये न्यूज में था और कई बार चुनाव दौरान विवादों में था। तो निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह स्पष्टीकरण दिया कि जो निर्वाचन नियम फॉर्म 16C उसके डेटा को मतदान अधिकारियों के अलावा किसी भी संस्था से शेयर नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें ये जो इसका प्रथम भाग होगा बहुत सारी जानकारी देता है, जैसे कि मतदाताओं के बारे में तमाम सूचनाएं देते हैं, तो इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आपको किसी को शेयर नहीं करना है। ठीक है, और दूसरे भाग में प्रत्याशी और कुल कितने मत होते हैं सब चीज़ें मालूम होती हैं। साइलेंस पीरियड, लोकसभा चुनाव के तहत राज्यों में किसी चरण में मतदान दिवस के 48 घंटे पहले साइलेंस पीरियड लागू होता है। साइलेंस पीरियड क्या होता है कि जब मतदान होने वाला होता है 48 घंटे पहले मतदान के बाद, मतदान शुरू होने से पहले प्रचार खत्म हो जाता है। ठीक है, प्रचार खत्म होता है, बिल्कुल सारी चीज़ें जो है वो चुप हो जाती हैं, एकदम शांत हो जाते हैं सब लोग, तो ये साइलेंस पीरियड होता है। ठीक है, इसका अभी देखें तो लोक प्रतिनिधित्व नियम में जो है ये नियम इसका पद का उल्लेख कुछ किया नहीं गया है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब बताता है कि साइलेंस पीरियड के दौरान क्या होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान कि किसी भी चुनाव प्रचार का कार्यक्रम वगैरह जो है चुनाव प्रचार पर रोक लगाती है। एग्जिट पोल धारा जो 126A है वो लोक प्रतिनिधित्व नियम का, वो एग्जिट पोल को आयोजित करने, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दुरुपयोग करके एग्जिट पोल को जो प्रकाशित करने पर रोक लगाती है चुनाव के दौरान। चुनाव के जब खत्म हो जाता है, सारे चुनाव खत्म हो जाएंगे, सभी चरणों के चुनाव खत्म हो गए, तो उसके अगले दिन या उसी शाम को जो है फिर एग्जिट पोल चुनाव मीडिया जो है वो दे सकता है। ठीक है, अभी जो 126 क्लॉज 1B है वो बोलता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कि चुनाव संबंधित कोई भी ओपिनियन पोल प्रदर्शित नहीं करना है, कि ओपिनियन पोल झूठा भ्रामक होगा तो वो लोक मतदाताओं को जो है प्रभावित कर सकता है। ठीक है, हाँ देखो ये विश्व प्रेस फ्रीडम सूचकांक, इसी को मैं बोल रहा था कि
विश्व प्रेस फ्रीडम जो इंडेक्स है 180 देशों में भारत 159वें पे, मैं 169वां बोला था, सॉरी, 159वें स्थान पे है। ठीक है, और 159वें स्थान पे कौन है? भारत है। किसमें? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यानी कि विश्व स्तर पे हमारे यहाँ प्रेस कितना स्वतंत्र और निष्पक्ष है, कितना वो उसके पास स्वतंत्रता आज़ादी है, इस बारे की तस्दीक ये करता है कि हम 180 देशों में 159वें स्थान पे हैं, 159 स्थान पे हैं। कौन जारी करता है? पेरिस स्थित रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर जारी करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। बीपीएससी और यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। थीम क्या है? प्लेनेट के लिए प्रेस, यानी पर्यावरणीय संकट के समय पत्रकारिता है। ठीक है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में ध्यान देना है कि शीर्ष रैंक वाले 3 देश हैं, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। ठीक है, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। 5 संकेतक होते हैं सूचकांक के, तो ये आप देखो तो इसमें राजनीतिक है, आर्थिक है, विधायी है, सामाजिक और सुरक्षा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। यूजीसी के बारे में बात की, यूजीसी रेगुलेशन 2018, इसमें अभी न्यूज़ बस इतना समझ लो, इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल नहीं पूछेगा इस पर। तो राज्य विश्वविद्यालय में जो कुलपति उसकी नियुक्ति को लेकर के यूजीसी के विनियमन 2018 और राज्य के कानूनों के बीच में टकराव देखी गई है। ठीक है, यूजीसी विनियमन 2018 वो बोलता है कि इसमें विश्वविद्यालय कॉलेजों के लिए लेक्चरर के लिए जो शैक्षणिक कर्मचारी उसकी नियुक्ति के लिए किस प्रकार से न्यूनतम योग्यता हो उस पर और हायर एजुकेशन के मानक क्या हो उस पर उपाय की बात करता है। इसी पे राज्य के कानून हैं और जो यूजीसी के नियम इसके बीच में टकराव देखी गई है, तो देखा जाएगा इसको। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि जो गंभीर दान किए गढ़वी बनाम गुजरात राज्य में कि यूजीसी के विनियमन क्या है, एक अधीनस्थ कानून होने के कारण क्या है कि यूजीसी नियम का हिस्सा है और चूंकि शिक्षा संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, इसलिए केंद्र और राज्य दोनों को इस पर विषय बनाने का कानून बनाने का अधिकार होता है। शिक्षा को ध्यान देना किस पे कि ये समवर्ती सूची में आती है, गलत मत करना, राज्य केंद्र पे। ठीक है, ध्यान देना। तो राज्य के और केंद्र के जब कानून का टकराव होगा तो उसमें संविधान में आर्टिकल 254 है, 254 जो बताता है कि जो भी विरोधाभासी प्रावधान होंगे उसके सिद्धांतों को लागू करने में केंद्र के कानून जो होंगे उसकी प्राथमिकता होगी। यानी कि जहाँ पे कानून, यहाँ ध्यान, इसमें अनुपातिकता का सिद्धांत लागू होता है। जैसे कि मान लो कि ये कानून है ABCDE, ठीक है, इसमें B और C वाला जो प्रावधान है इस पर केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद हो रहा है, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच में टकराव की स्थिति हो रही है। तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 254 क्या कहता है कि B और C पे केंद्र का प्रावधान होगा, मतलब केंद्र के ही जो प्राथमिकता दी जाएगी, बाकी राज्य को नहीं दी जाएगी। बाकी A पे, D पे, E पे राज्य की प्राथमिकता हो सकती है, पर B और C जहाँ पे टकराव है वहाँ पे केंद्र की प्राथमिकता होगी। ठीक है, संविधान का आर्टिकल 254 क्लॉज 2 कहता है कि अगर समवर्ती सूची में शामिल किसी विषय पर राज्य सरकार का कानून जो है वो केंद्र सरकार कानून से विरोधाभासी है तो राज्य सरकारें उस कानून को बना सकती हैं, लेकिन कानून उस राज्य में तभी लागू होगा जब राष्ट्रपति की मंजूरी होगी। ठीक है, ध्यान देना इस बात को। अनुच्छेद 254 क्या कहता है कि विरोधाभासी जो प्रावधान होंगे उसमें लागू करने में केंद्र के कानून को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन इसी का क्लॉज 2 बोलता है, दूसरा वाला क्लॉज, कि अगर समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों पे कानून बना है और राज्य का कानून केंद्र सरकार कानून से विरोधाभासी है तो राज्य कानून तो बनाएगा पर लागू तभी होगी जब राष्ट्रपति उसे जो है मंजूरी दे दे। ठीक है, मंजूरी मिल जाए। अब इसलिए क्या होगा कि यूजीसी के जो विनियमन के प्रावधान होंगे उसके विपरीत कुलपति के रूप में कोई नियुक्ति वैधानिक उल्लंघन कहा जाएगा, वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन ही होगा। ठीक है, ये बातें यहाँ पे की गई हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आता है राजनयिक पासपोर्ट की बात की जा रही है। तो राजनयिक पासपोर्ट क्यों आया था कि प्रज्वल रेवन्ना जो है एक मंत्री थे या शायद हाँ थे, वहीं पे जो रेप केस में जो है ये भाग गए थे, उन्हीं पे बात की गई है। नाम तो नहीं लिखा गया है, पर नाम लिखना भी ठीक नहीं है, पर मैं ले रहा हूँ नाम क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ तो जानकारी तो होनी चाहिए रेफरेंस के तौर पर। एक सांसद लिखा हुआ है, सांसद का 110, ये जो है यौन उत्पीड़न की आरोप लगा, उसके बाद राजनयिक पासपोर्ट का उन्होंने दुरुपयोग किया, जर्मनी भाग गए। ठीक है, तो राजनयिक पासपोर्ट न्यूज में है। तो पासपोर्ट क्या होता है? भारत सरकार द्वारा ये जो मतलब पात्रता इसके पास होती है कि जो पासपोर्ट होगा राजनयिक पासपोर्ट, ये भारत सरकार द्वारा जो ऑफिशियली या नामित व्यक्तियों को ही अधिकृत उन्हीं लोगों को जारी करते हैं। और इन व्यक्तियों में कौन शामिल हो सकते हैं? जो विदेश में रह रहे हों, जिन्हें राजनयिक दर्जा मिला हो, साथ साथ वे अधिकारी, सरकारी अधिकारी या कर्मचारी जो राजनयिक कार्यों के लिए दिल्ली जा रहे हैं, उद्देश्य जा रहे हों या उसी उद्देश्यों से विदेश जा रहे हों, उन्हीं को ये मिलता है। ठीक है, राजनयिक पासपोर्ट तो कभी गए होंगे, इनको मिला होगा। तो ये बात आती है, इसकी वैधता होती है 5 वर्ष या उससे कम। कौन जारी करता है? विदेश मंत्री के पास किसी व्यक्ति को जो है राजनयिक पासपोर्ट जारी करने का क्या होता है? विवेकाधिकार होता है। ये क्या होता है? विवेकाधिकार, यानी उनके विवेक पे किसी भी व्यक्ति को जारी कर सकता है किसी। तो विदेश मंत्री ने विवेक का इस्तेमाल करते इनको राजनयिक पासपोर्ट दी जाएगा, क्योंकि ये इनका बैकग्राउंड भी तो काफ़ी अच्छा है, इनके मतलब फैमिली का,
तो ये इनको विवेकाधिकार है, मिल गया होगा राजनयिक पासपोर्ट, इसी का उन्होंने दुरुपयोग किया। तो अब वो निम्नलिखित आधार पर पासपोर्ट जारी करता है, जैसे कि अगर जिस ऐसा व्यक्ति जिसे राजनयिक दर्जा मिला हुआ हो या जिसे भारत सरकार द्वारा विदेश में आधिकारिक कर्तव्य के लिए नियुक्त किया जाता है उनको, या राजनयिक दर्जा के किसी पद पर रह चुका व्यक्ति विदेशी मिशन में किसी पूर्व में नियुक्त कोई व्यक्ति होगा तो उनको ये जो है पासपोर्ट मिल जाता है। लाभ इसे क्या मिलता है कि ऐसे पासपोर्ट धारकों को कुछ विशेषाधिकार और छूट मिलती हैं, जैसे कि मेजबान देश यानी जहाँ जा रहा है वहाँ पे गिरफ्तारी नहीं हो सकती, डिटेंशन नहीं हो सकता और कानूनी कार्रवाई में छूट मिल सकती है। कुछ देशों में वीज़ा की आवश्यकता से छूट मिलती है, जैसे कि ऑफिशियली क्या विदेश मंत्रालय जो कि भारत सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक कार्यों के लिए या विदेश जाने के लिए वीज़ा नोट जारी करता है। ठीक है, तो ये अभी वीज़ा नोट जारी करता है, जिससे क्या होता है कि कई सारे देशों में क्या होता है कि उनको आपको वीज़ा ज़रूरत नहीं पड़ती है और कई दिनों तक आप जो है वहाँ पे रुक सकते हो, इस तरह की बातें यहाँ पे होती हैं। तो इसी का उन्होंने राजनयिक पासपोर्ट का उन्होंने दुरुपयोग किया था। तो भारतीय पासपोर्ट के बारे में थोड़ा समझना है, मेन बात यहाँ पे है। तो भारतीय पासपोर्ट क्या है वो ध्यान देना है, संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, भारतीय पासपोर्ट और वीज़ा का जो नियम है वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। अब इसके अनुसार क्या है कि भारत से प्रस्थान करने के लिए आधार रखने वाले सभी व्यक्तियों के पास क्या होना कि वैध पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, केंद्र सरकार कुछ लोगों को इन आवश्यकताओं से छूट भी दे सकती है चाहे तो। ठीक है, इसके अतिरिक्त चाहे तो केंद्र सरकार किसी भी ऐसे व्यक्ति को पासपोर्ट भी जारी सकती है जो भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन सरकार का मानना है कि ऐसा जनहित में ही करना आवश्यक है, बाकी नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस पर थोड़ा इंटरेस्टिंग जानकारी है कि भारत में 3 प्रकार के पासपोर्ट होते हैं। एक सामान्य होता है जो नीले रंग का होता है, जो राजनयिक पासपोर्ट होता है वो सफ़ेद रंग का होगा, जो लेके भागे थे सांसद साहब ये सफ़ेद रंग का पासपोर्ट रहा होगा, और आधिकारिक जो पासपोर्ट होता है वो मैरून कलर का होता है ऑफिशियली। तो ये पासपोर्ट्स हो गए। इस तरह से पॉलिटी का पूरा सेक्शन मैंने एक वीडियो में कंप्लीट कर दिया। अब आपका काम ये है कि इस स्कैनर को QR कोड को स्कैन करो। इस QR कोड को स्कैन करने के बाद यहाँ पे क्विज़ होंगे और इन क्विज़ को आप लगाना। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियोज़ को देखने के बाद अगर आप क्विज़ को लगाते हो, विश्वास मानो आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। अगर आपका एक भी सवाल अगर गलत नहीं हो रहा है तो आप समझो आप बेहतर स्थिति में हैं। 1 घंटे की क्लास में आपने पॉलिटी के मैगजीन का जो है मई की मैगजीन का पॉलिटी वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हमारा टारगेट इंटरनेशनलाइजेशन होगा, एक क्लास में उसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।